अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे शेमस हीनी की पोइट्री। शेमस हीनी जो हैं ये इनका ताल्लुक़ आयरलैंड से था। इनको नोबेल प्राइज़ मिला 1995 में और इनकी जो डेथ थी वो हुई 2013 में। तो अभी तकरीबन 10 साल पहले ही इनकी डेथ हुई है। और शेमस हीनी इसलिए भी मशहूर हैं इंग्लिश लिटरेचर में, इन्होंने रीड्रेस पोइट्री का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट ऐसे भी लिखा है, वो भी कोर्सेज़ में शामिल है। इसके अलावा जो मॉडर्न एज में जिसने बीवुल्फ की ट्रांसलेशन की है, वो ट्रांसलेशन का एजाज़ जिस पोइट को हासिल है वो यही शेमस हीनी ही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। तो ये तो मैंने वैसे ही आपके साथ नॉलेज थोड़ी सी शेयर की। अब हम आते हैं मेन वीडियो की तरफ। मेन वीडियो आज है हमारी मेन फीचर्स कौन कौन से पाए जाते हैं शेमस हीनी की पोइट्री के अंदर। सबसे पहले शेमस हीनी क्योंकि इनका ताल्लुक़ आयरलैंड से था, तो जितनी भी इनकी पोइट्री है उसके अंदर हमें आयरिश सेटिंग मिलेंगी, यानी आयरिश बैकग्राउंड ही हमें मिलेगा। और ये अपनी पोइट्री के अंदर ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो इंग्लैंड के लोग थे वो कितने जुल्म कर रहे थे आयरलैंड के लोगों के साथ। ज़ाहिर है आयरलैंड के ऊपर इंग्लैंड का कब्ज़ा रहा है और इंग्लैंड के लोगों ने कितने सालों तक कितनी जुल्म किए हैं, ये सब कुछ हम पढ़ सकते हैं शेमस हीनी की पोइट्री के अंदर। साथ में हमें ये बात भी शेमस हीनी अपनी पोइट्री में बताते हैं, उनको वाक़यात बड़े याद हैं। ख़ास तौर पे वो जो कांस्टेबल आता है उनके घर मुआयने के लिए, ज़मीनों का रिकॉर्ड देखने के लिए, तो शेमस हीनी उस पोइट्री कांस्टेबल वाली पोएम में हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से जब वो आता है साइकिल पे बैठकर, तो उसका सारी जो माँ है वो खिड़की से देख रही है। शेमस हीनी छोटा है, वो भी डरा डरा खड़ा है और उसका बाप रजिस्टर उठा के सारी रिकॉर्ड चेक कर रहा है। उनको ऐसा लग रहा था अभी कोई गलती होगी मेरे वालिद से और ये जो कांस्टेबल है ये पकड़ के उसको सज़ा देगा। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन वो कितने खौफ ज़दा थे, कितने खौफ के आलम में रह रहे थे। साथ में शेमस हीनी अपनी पोइट्री में उन नौजवानों का और उन लोगों का भी ज़िक्र करते हैं जिनको ट्रेन के पटरी के ऊपर लिटा दिया गया था। उस छोटा सा उनका जुर्म था और ट्रेन को उनके ऊपर चढ़ा दिया गया था। तो ये सारी बातें शो कराती हैं कि शेमस हीनी अपनी पोइट्री में इंग्लैंड ने जितना जुल्म किया आयरलैंड के ऊपर, वो सारी चीज़ें अपनी पोइट्री में वो सामने लाते हैं। साथ में हमें एक और बात भी, जिस तरीके से मैंने अभी आपको कांस्टेबल पोएम के बारे में बताया है, तो ये बात साबित करती है कि इनकी काफ़ी पोइट्री जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल है। वो अपने ही एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं अपनी पोइट्री के अंदर। नेक्स्ट जो इनकी पोइट्री के अंदर फ्रेजेस हैं, सेंटेंसेस हैं, वो काफ़ी क्लियर हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। यानी ये जो अपनी पोइट्री लिखते हैं ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और जब भी आपको पढ़ेंगे आप इस पोइट्री को तो आपको मेन आइडिया समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और ये ज़्यादातर जो अपनी पोएम्स लिखते हैं ये नैरेटिव में लिखते हैं, यानी अपनी पोइट्री के अंदर ये आपको कोई ना कोई कहानी सुनाएंगे, कोई ना कोई वाक़या सुनाएंगे। जिस तरीके से वो टॉल एंड मैन था, टॉल एंड मैन के अंदर भी ये कहानी बयान की गई थी, वो किस तरह से उसकी डिस्कवरी हुई। जो कांस्टेबल पोएम है उसके अंदर भी आपको कहानी बयान की गई कि किस तरीके से कांस्टेबल आता है ज़मीनों का सारा रिकॉर्ड चेक करने के लिए। तो इनका जो मेन इंटरेस्ट था वो नैरेटिव पोएम्स के अंदर था शेमस हीनी का। नेक्स्ट जो है ये शेमस हीनी पास्ट के बारे में लिखते हैं, ट्रेडिशंस के बारे में लिखते हैं और अपनी पोइट्री को ये अवॉइड कराते हैं कि मैं अपनी पोइट्री के ज़रिए कोई भी पॉलिटिकल पोएम ना लिखूं, कोई भी ऐसा वर्क ना लिखूं जिससे एक प्रोपेगेंडा खड़ा हो जाए, जिससे कोई हालात ख़राब हो जाएं। तो इस सब से ये बात साबित होती है कि जो शेमस हीनी है वो एक तरफ तो काफ़ी मुहिब वतन है,
एक तरह वो इस तरह की पोएम्स लिखते हैं जैसे पोटैटो डिगिंग के हवाले से। वो काफ़ी जो ख़ास तौर पे कहत आया था 1845 में, जब आलूओं की उनकी पैदावार जो थी, आलूओं की जो फसल जो थी वो पूरी तबाह हो गई। तो अपनी शायरी में वो आयरलैंड के लोगों के साथ दुख का एहसास उन्हें एहसास से क्या हम कह सकें कि उनके साथ हमदर्दी भी दिखाते हैं और साथ में उनकी मुसीबतों को सामने भी लाते हैं। तो अगर हम सम अप करें शेमा सीनी की पोइट्री को, तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी पोइट्री काफ़ी ऑटोबायोग्राफिकल है, काफ़ी नेशनलिस्टिक पोइट्री है, और इनकी पोइट्री नैरेटिव भी है, और ये पॉलिटिकल पोएम्स को काफ़ी अवॉइड करते हैं।